Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, and in today's lecture we will discuss some new concepts related to the radiative field strength. And first let us a quick review on the discussion that we discussed in our last lecture, and this is about the radiative field strength. The radiative field strength due to a sword doublet, and the result are these. The radiative field strength or the radiative magnetic field is given by the equation number 4, and this is dH equals to I naught dl sin theta over 2 lambda r cos omega t minus r by c. Okay, and the radiative electric field is given by equation number 5, and which is 60 pi I naught dl sin theta over lambda r. This is the result of our last lecture discussion. Okay, these are the radiative field strength. Okay, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, चूँकि हमने एक्सप्रेशन ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंसिडर किया था, ये एक्सप्रेस किया था, ड्राइव किया था, और हमने चूँकि ये हम रिलेशन जानते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि वो शॉर्ट डबलेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए उसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये शॉर्ट डबलेट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको डीएच लिखा गया है, क्योंकि लेंथ को एक्चुअली हमने उसकी डीएल कंसीडर किया हुआ था। तो जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो कुछ इस तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। क्योंकि ये फील्ड्स शॉर्ट डबलेट के वजह से रेडिएटिव फील्ड्स हैं, रेडिएटिव फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसलिए इनको इस तरह से लिखा गया डी ई डी एच। ओके, अदरवाइज इज सिंपली ई एंड एच। Okay, so DE is equals to root mu naught epsilon naught into DH, और root mu naught epsilon naught आप ये जानते हैं कि होते हैं 1/c, that is the reciprocal or inverse of the speed of light. Okay, and by this calculation we have 337 DH, D equals to 337 DH, or you can write this equation as 125 DH. Okay, on putting the value of dH from equation number 4, we have the radiative electric field strength D is 65 I naught dl sin theta over lambda r cos omega t minus r by c. This is equation number 5. Okay, आज के लेक्चर में जो हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं वो पावर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रेडिएटिव स्ट्रेंथ हमने फील्ड की निकाली है, यहाँ से जो पावर अब रेडिएट होगी, पावर रेडिएशन होगा, उसका पैटर्न किस तरह का रहेगा, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम एक डिस्कस करेंगे रेडिएटिव रेजिस्टेंस के ऊपर, या आप कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ रेडिएशन, आप उसे कह सकते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक डिस्कशन करेंगे। सो दैट इज फर्स्ट डिस्कस द पावर पैटर्न। पावर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से पावर रेडिएट होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं एंटीना क्या कर रहा है, एंटीना के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर जा रही है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर को वो अपने से डिटैच किस पैटर्न में करेगा, वो पावर का पैटर्न कैसा होगा, उसके ऊपर ये डिस्कशन है। सो लेट्स डू दिस। सो द प्लॉट ऑफ पावर डेंसिटी dP, अभी समझ में आएगा आपको dP क्या है, पावर डेंसिटी हम इसे क्यों कह रहे हैं। द प्लॉट ऑफ पावर डेंसिटी dP ऑफ द फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इन अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टर्म्ड एज रेडिएशन पैटर्न of the radiating element. Okay, the power density is given by dP equals to dE into dH, that is the radiative, the strength of the radiative electric field and the radiative magnetic field. Okay, and you know that dH is dE over 125 according to this relation. dE equals to 125 dH. So dH from here is dE over 125.
over 125. ओके, सो यहाँ से हम रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ आई है वो इस तरह से, पावर डेंसिटी मैं कह रहा हूँ, पावर डेंसिटी, तो TP इक्वल्स टू DE इंटू DH, DH की इस इक्वेशन को यूज किया हमने, यहाँ से DH की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दिस इज इक्वल्स टू DH इक्वल्स टू DE ओवर 125, तो यहाँ इस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो जो पावर डेंसिटी हमें मिलती है वो मिलती है DE स्क्वायर ओवर 125। ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि जो पावर की डेंसिटी है, जो पावर की डेंसिटी है एंटीना में, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। पावर की जो डेंसिटी है, चूंकि पावर डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख रहे हैं, तो एक्चुअली जो पावर की डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है। या मैं, क्योंकि टॉपिक मेरा पावर पैटर्न है, तो अगर मैं पावर के पैटर्न को स्टडी करना चाहता तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। ये रिलेशन मुझे ये बता रहा है कि जो पावर डेंसिटी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है। ओके, और अगर मैं पावर का पैटर्न यहाँ से रीड करना चाहता तो एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न रीड करना पड़ेगा। ओके, लेट्स डू दिस। Therefore, a plot of pattern in terms of dP will convey the same information as a plot of dE। यानी जब आप dP का कोई प्लॉट कर रहे हैं, कोई कहीं भी आप dP को प्लॉट कर रहे हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर रहे हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप DP को प्लॉट कर रहे हैं, एक्चुअली आप DE को प्लॉट कर रहे हैं। वही इंफॉर्मेशन जो DP कैरी करेगा वही कन्वे करेगा DE, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, व्हेन द रेडिएशन एक्सप्रेस्ड एज अ फील्ड स्ट्रेंथ E, द रेडिएशन पैटर्न इज अ फील्ड पैटर्न। इसका मतलब जो रेडिएशन का पैटर्न होगा वो एक्चुअली फील्ड का पैटर्न होगा। ओके, इफ द रेडिएशन इज गिवन इन द डायरेक्शन, इफ द radiation in a given direction is expressed in the power per unit solid angle, the resulting pattern is known as power pattern. The resulting pattern is known as power pattern. Okay, so agar radiation, if the radiation in a given direction is expressed in terms of power per unit solid angle, आगे ऐसा करने वाले हैं हम। ये जो आपके पास थियोरेटिकल डिस्कशन हम कर रहे हैं, अभी जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट जब हम इसका करेंगे, मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होता है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वो सब बातें हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो if the radiation in a given direction is expressed in terms of power per unit solid angle, power per unit solid angle, एक्चुअली ये आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आप इसको कह सकते हैं। किसी भी सॉलिड एंगल से, पर यूनिट सॉलिड एंगल से जितनी पावर डिसिपेटेड होती है वही रेडिएशन इंटेंसिटी है। द रिजल्टिंग पैटर्न इज नोन एज पावर पैटर्न। ओके, सो कंसीडर ए डबलेट located at the center of a spherical coordinate system. Okay, consider a doublet. doublet आप जानते हैं, doublet क्या है, एक शॉर्ट कंडक्टर को doublet कहा गया है। ओके, जिसके दोनों एंड्स पे कैपेसिटिव एरियाज हों। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप पहले लेक्चर देख सकते हैं। सो कंसिडर ए doublet. Okay, consider a doublet located at the center of spherical coordinate system. जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पावर पैटर्न को रीड करने के लिए, वो हम यूज करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द DP विल बी द फंक्शन ऑफ R, थीटा एंड फाई। यही तीन वेरिएबल क्वांटिटीज होती है, R वेरी करता है, थीटा वेरी करता है और फाई वेरी करता है। If we want to determine power strength through the surface of the sphere at some fixed distance r, then dP will be the function of theta and phi only.
क्योंकि आर को अगर आप फिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई भी स्फेरिकल कोई भी डबलेट को लोकेट आप कर रहे हैं किसी सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर आर को आप करें, इफ वी वांट टू डिटरमाइन पावर स्ट्रेंथ थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस आर, यानी आर को फिक्स करने का मतलब ये है आपने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी रेडियस को फिक्स कर दिया है, तो वो जो ड्रॉ करेगा उसकी जो टिप है वो ड्रॉ करेगी एक स्फीयर को, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर, थीटा एंड फाई। अगर वो एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो उसकी जो टिप है वो एक सर्कल को ड्रॉ करती। आगे ये भी हम बात डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ वी वांट टू डिटरमाइन द पावर स्ट्रेंथ थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर at a fixed distance r, then dp will be the function of theta and phi only, क्योंकि r तो फिक्स कर दिया आपने, और यही 3 कोऑर्डिनेट है जो वेरी करेंगे किसी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, r, थीटा एंड फाई। r को आपने फिक्स कर दिया तो जो वेरिएबल क्वांटिटी रह गई वो केवल थीटा और फाई रह गई। तो इन पे डिपेंड करेगा जो पावर स्ट्रेंथ थ्रू द स्फीयर, थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, सो सिंस dp इक्वल्स टू d स्क्वायर ओवर 120 पाई, ये हम अभी कैलकुलेट करके आएंगे। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस r विल आल्सो डिटरमाइन द रेडिएशन पैटर्न। ये बात भी बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि dp को हम d के टर्म में लिख सकते हैं। So equation number 4 and 5, from equation number 4 and 5, it is obvious that dp equals to de and dh. dv equals to de dh is a function of r and theta, and hence independent of the third coordinate phi. The plot is shown in the figure as this and this. Okay, यहाँ ये जो आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखें तो जो हमारे पास DE और DH का एक्सप्रेशन है, ये देखिए ये DH का एक्सप्रेशन है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को आप चेक करें तो DH R पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है, फाई का यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है। फिर DE के एक्सप्रेशन को चेक करो जो DH के एक्सप्रेशन से आया है, तो एज यूजुअली DE का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें भी केवल आपको R और थीटा ही मिलेगा। फाई जो कोऑर्डिनेट है यहाँ आपको एब्सेंट मिलेगा। फाई का जो डिपेंडेंसी है फाई पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करते। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 जो अभी हम देखे हैं, जो अभी हमने देखी है इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इट इज ऑब्वियस दैट dp जो किसके इक्वल है DE और DH के, इज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट फाई। The plot is shown in this figure and this figure. In xz plane, this plane, since theta varies, ये देखिए theta vary करता है, pattern varies with different values of r and theta. क्योंकि देखिए जब r वेरी करेगा, क्योंकि r यहाँ से फिक्स डिस्टेंस है, तो r जब यहाँ जाएगा फिर चेंज होगा, जब r 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 यहाँ जाएगा, और इसी तरह से थीटा भी चेंज होता रहेगा। ओके, सो इन xz प्लेन सिंस थीटा वेरी करता है, पैटर्न वेरीज, जो हमारे पास पावर का पैटर्न होगा, जो रेडिएशन का पैटर्न होगा वो भी वेरी करेगा विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा। बट इन yz प्लेन, इस प्लेन में पैटर्न इज सिमेट्रिकल सिंस dp इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। dp जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूँ, क्योंकि dp का जो रिलेशन है वो DE और DH से मिलता है, और DE और DH दोनों इंडिपेंडेंट है फाई। ओके, सो पावर पैटर्न इज सिमेट्रिकल इन yz plane. Okay, so this is all about the power pattern, and let us discuss about the radiation resistance and radiated power for short electric doublet. दो चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रेडिएटेड पावर फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डबलेट, और ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये पावर स्ट्रेंथ ये पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं।
सो यहाँ इस टॉपिक में हम दो बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहला है रेडिएशन रेजिस्टेंस और दूसरा है रेडिएटेड पावर फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डबलेट। ओके, तो पहले हम रेडिएटेड पावर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम रेडिएशन रेजिस्टेंस को एक्चुअली डिस्कस करेंगे। ओके, सो द पावर रेडिएटेड बाय अ डबलेट, और डबलेट क्या हुआ, एक इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर सकते हैं जिसके दोनों एंड पे कैपेसिटिव एरियाज हों जो चार्ज को कैरी कर सके और इस तरह से चार्ज को कैरी कर सके कि जो डबलेट में करंट फ्लो हो वो यूनिफॉर्म बनी रहे। So the power radiated by a doublet can be calculated by assuming it to be placed at the center of a large sphere. Okay, the power radiated by a doublet can be calculated by assuming it to be placed at the center of a large sphere. अभी हम फिगर देखेंगे किस तरह से इसको प्लेस किया गया है। The surface of which will be penetrated continuously by outgoing moving fields, और अगर outgoing moving fields होंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे, रेडिएशन लेके जाएंगे। एक बहुत अच्छी एनालॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब आप ईडी में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत कुछ मैच करता है ईडी के कंसेप्ट से। तो वहाँ जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फील्ड की मैं बात कर रहा था, पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी सुंदर एनालॉजी ग्रिफिथ की बुक में दी गई है कि अगर हमारे पास एक गार्बेज का ट्रक हो, गार्बेज मतलब कूड़े का ट्रक हो, और कूड़े पे एज यूजुअली बड़ी सुंदर सी ये एक एनालॉजी दी गई है। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है कि the power radiated by a doublet can be calculated by assuming it to be placed at the center of the large sphere. Okay, the surface of which will be penetrated continuously by outgoing moving fields. Okay, ये लाइन वहाँ से थोड़ी सी मैच करते, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि ग्रिफिथ कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे ट्रेवल करता है, कैसे डिटैच होता है किसी भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, तो उन्होंने एक एनालॉजी वहाँ डिस्कस की है कि हमारे पास अगर कोई गार्बेज का ट्रक हो, ओके, और गार्बेज का ट्रक है अगर हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि अगर कूड़े का ट्रक है तो उस पर मक्खियाँ बैठी होंगी। तो जैसे ही वो ट्रक चलना शुरू करता है तो उस कूड़े से कुछ मक्खियाँ उड़ना शुरू हो जाती है, जो खासकर जो बाहर की सरफेस पे, कूड़े के जो बाहर का सरफेस है उस पर बैठी हुई है, वो उड़ना शुरू हो जाती है, और जो अंदर बैठी हुई है कूड़े के थोड़ा सा, ये ट्रक के अंदर बैठी हुई है, वो उससे चिपकी रहती है। तो जो एक्सीलरेटेड फील्ड्स हैं उसकी एनालॉजी को यहाँ दिखाया गया है कि वो जब ट्रक मूव करता है तो कुछ मक्खियाँ जो सरफेस पे बैठी हैं वो ट्रक से अलग होती चली जाती हैं, जैसे जैसे ट्रक मूव करेगा वैसे वैसे वो मक्खियाँ अलग होती चली जाएंगी। तो ये जो मक्खियाँ अलग हो रही हैं, ये दिखा रही हैं रेडिएशन के उस पार्ट को जो एक्सीलरेटेड फील्ड के साथ, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएट तो था, लेकिन जैसे ही एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है तो वो उससे डिटैच होना शुरू हो जाता है, और यही फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं को हम एक्सीलरेशन फील्ड कहते हैं। वेलोसिटी फील्ड वो फील्ड है जो वो मक्खियाँ हैं जो ट्रक के कूड़े के साथ बैठी हुई जा रही हैं, वो उससे अलग नहीं होता। यानी चार्ज पार्टिकल से जो एनर्जी चिपकी रहती है, एनर्जी डिटैच नहीं होती, उस एनर्जी को बोला जाता है, वो चार्ज पार्टिकल की अपनी एनर्जी है जिसको हम वेलोसिटी फील्ड बार बार कह रहे हैं। और जो उससे अलग हो जाता है, जैसे वो एक्सीलरेट होता है, वो एक्सीलरेशन फील्ड होता है। यही जो डिटैचेबल फील्ड है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एक बहुत सुंदर एक एनालॉजी वहाँ ग्रिफिथ की बुक में दी गई है, जो बिल्कुल एक सुंदर चित्र प्रदर्शित करती है, एक सुंदर
वर्णन करती है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिटेसेशन को या उसके मोशन को समझ सकते हैं, उसके मोशन को समझ सकते हैं कि कैसे वो एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से अलग होता है। तो यहाँ भी हम वही समझेंगे कि जो द सरफेस ऑफ विच, ये जो स्फीयर का सरफेस होगा, द सरफेस ऑफ विच विल बी पेनेट्रेटेड continuously by the outgoing moving fields. Okay, it has been assumed that the doublet is radiating as a point source. देखिए मैंने वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वही यहाँ लिखी है। The doublet is radiating as a point source located at the center O, so that it radiates uniformly in all directions as shown. This, ये मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पे, इस सेंटर पॉइंट O पर एक छोटा सा एक शॉर्ट डबलेट प्लेस किया गया है। और ये भी कहा गया है साथ साथ कि इस शॉर्ट डबलेट को आप एक छोटा सा एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये पॉइंट चार्ज होगा तो रेडिएशन को चारों डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो जो रेडिएशन बाहर आएगा वो इस सॉलिड, इस ये जो स्फीयर हमने आर रेडियस का स्फीयर कंसीडर किया है, उसके सरफेस से बाहर की तरफ पेनेट्रेट करेगा और वो फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को। तो एक्चुअली ये द पावर radiated or power comes through per unit area per unit time is known as intensity। तो ये जो होगा, ये यहाँ से जो पावर रेडिएट करेगा ये शॉर्ट डबलेट, हालांकि ये शॉर्ट डबलेट यहाँ दिखाया गया है, लेकिन ये स्फीयर इतना बड़ा है, ये रेडियस इतनी बड़ी है कि आप इस रेडियस के कंपैरिजन में ये लेंथ को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो शॉर्ट लेंथ DL का डबलेट यहाँ लिखा है, इसे आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो उसके पास है, क्योंकि कैपेसिटी एरिया हमने माने हुए। डबलेट क्या है? डबलेट एक्चुअली एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों एंड्स पे जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, वो कैपेसिटिव एरिया की तरह काम कर रहे हैं। तो क्योंकि इस स्फीयर की रेडियस बहुत बड़ी है, तो इस रेडियस के कंपैरिजन में इस डबलेट की लेंथ को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और ये डबलेट अभी केवल एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। इस पॉइंट पर, पॉइंट O पर ये केवल एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। ये शॉर्ट डबलेट इस पॉइंट पर केवल एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। ओके, तो यहाँ से जितनी भी पावर रेडिएट होगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, हर डायरेक्शन में यहाँ से पावर रेडिएट होगी। और जितनी पावर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ से एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में जितनी पावर रेडिएट होगी, दैट इज कॉल्ड माई इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएटिव फील्ड। ओके, सो फ्रॉम पॉइंटिंग थ्योरम, देखिए वो सब कंसेप्ट मैंने बोला कि ये ईडी से बहुत मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए ये बार बार वो ईडी के कंसेप्ट यहाँ आ रहे हैं। सो एक्चुअली दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ईडी पोर्शन। ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन जो हम एमएससी फर्स्ट सेम में स्टडी करते हैं, ये उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सो फ्रॉम पॉइंटिंग थ्योरम, द मीन एनर्जी क्रॉसिंग द यूनिट एरिया in MKS system is DE/dH watt per meter square, or you can say it as 120 pi dH square watt per meter square. Okay, यही होगा pointing theory। the mean energy that is the power radiated crossing per unit area per unit time, यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वाट में यहाँ लिखा हुआ है, तो पर यूनिट टाइम नहीं, पर यूनिट एरिया का अगर कंसिडर किया है तो ये होगी DE/dH। और DE/dH क्या है? यही तो हमारा ये पावर डेंसिटी है, DP। तो एक्चुअली हम यहाँ DP कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, पर यूनिट टाइम पर। और सीधी बात मैं आपको बताऊँ, मैं रेडिएशन इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ बस, क्योंकि ये पॉइंटिंग थ्योरम भी जो
पॉइंटिंग वेक्टर को हमें इंट्रोड्यूस कराती है, वो भी एक्चुअली में इंटेंसिटी ही है, रेडिएशन की इंटेंसिटी है, बस वो वेक्टर फॉर्म में है। इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज डिनोटेड बाय और गिविंग बाय पॉइंटिंग वेक्टर, and in scalar form the pointing vector is said to be as radiation intensity। तो इस फॉर्मूले को हम dH के टर्म में इस तरह से लिख सकते हो। dE की जो वैल्यू है, यहाँ हम फॉर्मूला स्टडी करके आते हैं, जो dE का जो वैल्यू है वो है 125 ऑफ dH, 125 ऑफ dH, ये हम स्टडी करके आते हैं। तो ये 125 ऑफ dH जब आप रख देंगे तो ये आएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर मीन रेट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द यूनिट एरिया इज गिवन बाय 125 द मीन ऑफ दिस, so 125 into the value of dH, actually it is dH, so value of dH is given by equation number 4, and it is I naught dl sin theta over 2 lambda r cos omega t minus r by c. So put here the value of dH, okay, and square of that. So I naught dl sin theta over 2 lambda r cos omega, because we calculate the mean average value of this quantity. So 125 is a constant into dH square. dH has this value, I naught dl sin theta over 2 lambda, so square of this quantity and mean of this, because ये जो और क्वांटिटीज हैं, I naught है, dl है, sin theta है, 2 है, lambda है, r है, ये सब कांस्टेंट है, तो इनका तो मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। जो यहाँ वैल्यू जिसका हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं वो है cos ओमेगा t माइनस r बाई c एंड स्क्वायर ऑफ दैट। So 125 is as it is, square of this quantity I naught square of this quantity dl square of this quantity sin square theta, and square of 2 lambda r gives me 4 lambda r square, and square of this quantity will also gives me cos square omega t minus r by c, and you know that the average value of this term will always give me 1 by 2, always gives me 1 by 2, okay. So on simplifying this equation, we have 30 pi I naught square dl square sin square theta, this 4 lambda square r square and 1 by 2. Okay, so mean rate of flow of total energy or power through the sphere will be, तो चूँकि स्फीयर एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो जो यूनिट्स होंगी वो थीटा और फाई में होंगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आर की लिमिट इसलिए नहीं, वैसे आर वेरी करता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 to infinity के बीच में, लेकिन आर इसलिए हम वेरी नहीं करा सकते क्योंकि आर को हमने कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट माना हुआ है। ये एंगल थीटा है तो थीटा वेरी करता है, फाई वेरी करता है, तो वो जो वेरिएबल क्वांटिटी है उनको हमने लिख दिया है। जो सॉलिड एंगल है उसको हम दिखाते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई से। इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उन्हें इंटीग्रेशन से पहले ही बाहर रख लिया गया है। कांस्टेंट क्वांटिटी है 30 पाई आई नोट स्क्वायर डीएल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर एंड हाफ, ये जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। पर चूंकि हम मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रू द सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल ये है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो यहाँ से आया, ये जो साइन स्क्वायर थीटा वो यहाँ से आया। ओके, तो ये जो लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई ये है डी फाई की लिमिट, और ये जो लिमिट है 0 to पाई ये लिमिट है थीटा की लिमिट। तो हम पहले डी फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है बाहर आ गई। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा की जब मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ हुई तो रिजल्ट आया हमारे पास साइन क्यूब थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन हमने किया तो 0 to 2 पाई लिमिट लगाएंगे तो फाई जो हमें दे देगी वो दे देगी 2 पाई। सो दिस इज 2 पाई इज कमिंग हियर ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ
d phi. So this relation will become 2 pi r square sine cube theta d theta, and the rest is same. Rest is same. 2 pi r square is constant, so coming out of the integration here and multiplying by 2 and limit is converted into 0 to pi by 2. ये हम बहुत बार उसमें करते हैं कि आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट जो होती है वो 0 से पाई बाई 2 के। ये डिफरेंशियल कैलकुलेशन का, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन का एक बहुत बेसिक रूल है, ये आप जानते होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट इफ वी वांट टू चेंज द लिमिट 0 to pi to half of that is 0 to pi by 2, then multiply by 2. Okay, so 2 is multiplying for changing the limit. और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो साइन क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है बिटवीन द लिमिट्स 0 to pi by 2। ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का है। हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का 30 पाई आई नोट स्क्वायर dl स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर r स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट है ये आता है इससे 0 to pi by 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा हमें देता है 2/3। ओके, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 40 पाई स्क्वायर आई नोट स्क्वायर dl स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। दिस इज माई पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम per unit area. Okay, if we substitute the RMS value of the current, and IRMS is I0 over √2, so I0 की एक्चुअली वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, यानी करंट को मैं RMS वैल्यू में पुट करना चाहता हूँ। तो RMS वैल्यू में पुट करने के लिए I0 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी IRMS के साथ। जब √2 की मल्टीप्लाई IRMS के साथ हो जाएगी तो I0 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √2 IRMS। जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आता है मेरे पास √2 IRMS होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ I0 स्क्वायर। सो दिस equation number 6, dp equals to 80 pi square IRMS square dl square over lambda square watt gives me the power radiated per unit time per unit surface area by a short doublet. This is the power radiated by a short doublet. Okay, और ये इक्वेशन नंबर 6 हमने कंसिडर कर ली है। ओके, अब मेरा जो इंटेंशन है वो रेडिएशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना होगा? ओके, सो इफ द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट डबलेट एंटीना इज डिनोटेड बाय dr, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमने जो लेंथ है डबलेट को डिनोट करने के लिए dl लेंथ को यूज किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को d से डिनोट किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ds से डिनोट किया, इवन जो पावर रेडिएटेड है उसको हम dp से डिनोट कर रहे हैं। तो एज यूजुअल जो रेजिस्टेंस होगा उसको dr से डिपेंड करेंगे, और कहानी वही है। शॉर्ट डबलेट एक छोटा सा कंडक्टर है, इसीलिए छोटा सा रेजिस्टेंस होगा। सो dr कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं? तो dr आप ये जानते होंगे कि जो dp का रिलेशन है dr के साथ वो ये होता है। इसीलिए इसी कारण हमने यहाँ करंट को IRMS फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि dp को अगर dr के साथ यानी रेडिएशन रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है तो मुझे dp का dr के साथ जो रिलेशन चाहिए वो IRMS में चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। इसी कारण इसको, नहीं तो ये जो फॉर्मूला था dp को 40 पाई स्क्वायर आई नोट स्क्वायर dl स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, इट्स ओके। लेकिन मुझे पता था कि पावर का जो रिलेशन मुझे यूज करना है dr कैलकुलेशन के लिए वो IRMS में यूज करना है, इसी कारण करंट को यहाँ IRMS में कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके, सो dp इक्वल्स टू IRMS स्क्वायर इंटू dr, और मुझे यहाँ से चाहिए dr। तो dr की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 88 पाई स्क्वायर dl स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर ओम by the use of equation number 6 and 7। इक्वेशन नंबर 6 और 7, यानी कि dr की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम वो कितना आएगा? dp ओवर IRMS स्क्वायर, और dp की वैल्यू मेरे पास ये है, dp की वैल्यू मेरे पास ये है। ओके, सो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है वो आएगी 8 पाई स्क्वायर dl स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। ओके, एक्चुअली इट इज
it is actually ओके ओम ने कैलकुलेट ये की है, इसलिए इस तरह से लिखा है 8 पाई स्क्वायर डी एल स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। 8 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू है 9.86 एंड डी एल ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर। डी एल का स्क्वायर है, लैम्डा का स्क्वायर है, तो डी एल ओवर लैम्डा होल स्क्वायर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये देगा मुझे 784 डी आर। द वैल्यू ऑफ डी आर is 784 dl over lambda whole square. This is my equation number 8. Okay, equation number 8 gives the radiation resistance of a short doublet antenna. ये इक्वेशन मुझे रेडिएशन रेजिस्टेंस देता है, यानी रेडिएशन जब एमिट होगा तो एंटीना का जो कंडक्टर है उसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस लगाएगा, एंड दैट इज गिवन बाय दिस। और देखिए ये जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडिएशन रेजिस्टेंस डीएल ओवर लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। ये तो एक 784 तो एक कांस्टेंट है, 784 तो एक कांस्टेंट है, तो डीएल ओवर लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएल ओवर लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सॉरी डीआर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो 784 तो एक कांस्टेंट है, ये कर रहा है डीआर जो का डिपेंडेंस है पूरा है डीएल ओवर लैम्डा। और डीएल क्या है? शॉर्ट डबलेट की लेंथ है, और लैम्डा क्या है? वो एनर्जी का वेवलेंथ है, उस वेव का वेवलेंथ है जो एंटीना में से फ्लो होती है, उसका वेवलेंथ। तो ये रेशो जितना होगा ये डिसाइड करेगा कि उस एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो डीएल ओवर लैम्डा अगर मैं 1/10 फॉर सिंप्लिसिटी डीएल ओवर लैम्डा को अगर मैं कह देता हूँ ये 1/10 है, डीएल ओवर लैम्डा कितना कह देते हैं, ये 1/10 है। तो 1/10 डीएल ओवर लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ जरा पुट कीजिए, 1/10 तो स्क्वायर है उसका, तो 1/10 स्क्वायर दैट इज 100। सो 784 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.84 ओम, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ओके, तो DL/100 की वैल्यू अगर 1/100 है तो 784 this is not 784 is divided by 100 square and gives me 0.078 ohm. Okay, so thus radiation resistance of a short doublet is small, very small, बहुत छोटा सा एक रेजिस्टेंस, छोटा सा तो शॉर्ट डबलेट है, तो कितना रेजिस्टेंस उस एंटीना पे लगाएगा। तो इस कारण ये जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है एंटीना का वो बहुत छोटा कंसिडर करते हैं या होता है। ओके, सो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया पावर पैटर्न कैसा है, पावर रेडिएटेड कितनी होती है एंटीना से, और रेडिएशन कितना लगाता है, उस रेजिस्टेंस कितना लगाता है उस रेडिएशन के ऊपर एंटीना, दैट इज गिवन बाय रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू एंड गिवन बाय इक्वेशन नंबर 8. Okay, so that's all for now and meet you into the next one. Thank you.